Good evening, everyone. Good evening, everyone. लास्ट टर्न पे जो है वो स्टूडेंट्स ने 2 क्वेश्चन डाल रखा है ग्रुप में। देखा उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने? सौम्या ने 2 क्वेश्चन डाले रखे हैं। एक पहले डाला था, एक अभी कल डाला है। तो मेरा क्वेश्चन लिखिए तो। स्टेटमेंट असर्शन का है। असर्शन स्टेटमेंट आपका है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कॉमा इफ वॉलंटरी कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर एविडेंस। पहला स्टेटमेंट आपका है असर्शन वाला, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ वॉलंटरी कैन बी रिलाइड विद अदर एविडेंस। और इसका रीजन दिया है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वीक पीस ऑफ एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वीक पीस ऑफ एविडेंस। इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब एक स्टूडेंट ने ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डाला भी है आपका उसमें। इसने देखा उसको? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। नहीं, देखिए फिर समझिए आप, ए कब होता है? when both the statements are correct and second statement is the reason of the first one। मतलब दोनों कथन सही हैं और जो दूसरा कथन है वह पहले कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप देखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज वॉलंटरी कैन बी रिलाइड अपॉन, तो अगर आप पहले को सही मान रहे हैं रिलाइड अपॉन, अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। अगर आप दूसरे को भी इज ए वीक एविडेंस, दोनों को सही ये कैसे मानेंगे आप? अगर पहला सही है और दूसरा सही है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है तो दूसरा भी सही होना चाहिए ना। तो वीक एविडेंस है तब कैसे लाई करेंगे आप? तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को एक स्टूडेंट ने आपके ग्रुप में डाला भी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट अ वीक एविडेंस। जस्टिस यू यू ललित का ही, जो चीफ जस्टिस थे इसके पहले, उन्हीं का जजमेंट है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर वॉलेंटरी है तो वीक एविडेंस नहीं माना जाएगा। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब आउट ऑफ कोर्ट। एविडेंस में कन्फेशन किस सेक्शंस में है, कोई बता सकता है? कन्फेशन किन सेक्शंस में है? कन्फेशन आपका है पहला सेक्शन 24, confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceedings, section 24। फिर 25, confession before no confession made to a police officer। और फिर 26 भी शायद कन्फेशन को लेकर ही है। तो 24, 25 और 26 ये तीनों सेक्शंस पढ़िए। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन 26 में है, who is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate। तो तीन सेक्शंस आपके कन्फेशन के हैं, 24, 25 और 26 एविडेंस एक्ट में। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब जुडिशरी के बाहर, जज के सामने से बाहर, कोर्ट के बाहर। आप देखोगे जब ट्रायल होता है तो पहला सवाल क्या होता है? डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं अगर आपने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ये अपराध किया है? कन्फेशन का होता है क्रिमिनल लॉ में,
अपने अपराध को आप कन्फेस करते हैं, तो कोर्ट के सामने कन्फेस किया तो वही मामला सब स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, खत्म। अगर कोर्ट के सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल आउट ऑफ द कोर्ट, और आपने अपने दोस्त के सामने कहा क्या मैंने ऐसे ऐसे की, उसकी हत्या कर रखी है, कन्फेशन किया आपने थर्ड पर्सन के सामने आउट ऑफ कोर्ट, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर कहीं पर है और वॉलंटरी है तो वह रेलिवेंट एविडेंस है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो लिखा हुआ है इट इज ए वीक एविडेंस, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वॉलंटरी है तो वीक एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वीक ऑफ एविडेंस, तो ये स्टेटमेंट आपका, इसमें वॉलंटरी नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वीक कन्फेशन, तो ये स्टेटमेंट आपका वीक पीस ऑफ एविडेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वीक एविडेंस आप मान रहे हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वन, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक एविडेंस है, दिस इज करेक्ट। इसमें वॉलेंटरी का नहीं लिखा हुआ है, लिखा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ वॉलेंटरी, जैसा ऊपर लिखा हुआ है ये वीक एविडेंस, तो स्टेटमेंट आपको एक गलत हो जाता। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर यही होता कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ वॉलेंटरी इज नॉट अ वीक एविडेंस, तो पहला भी सही रहता, दूसरा भी सही रहता, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा होता कि वॉलेंटरी एविडेंस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वीक एविडेंस नहीं है। तो जब वीक नहीं है दैट मीन्स वो रेलिवेंट एविडेंस होगा बाकी के साथ। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वीक एविडेंस, ये स्टेटमेंट सही है। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। वॉलेंटरी होता तो पहले का, तो आंसर आता है ए, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है सबको ये बात? ये बात क्लियर है? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफर। ये क्वेश्चन आपका टीपीए का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लिखिए जरा तो, एक्स्ट्रा आपका कंडीशनल ट्रांसफर की बात की गई, तो कंडीशनल ट्रांसफर इज इन सेक्शन 10, तो 10 याद करिए, सेक्शन 10 ऑफ द टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 10 में कंडीशनल ट्रांसफर की बात की गई है। तो लिखिए जरा, मैं इसका ब्रेक करके बता रहा हूं आपको। पहली चीज, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, सेक्शन 10 में पढ़ रहा हूं तो आप एलिमेंट्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं। पहला पॉइंट हो जाएगा वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट इसका एलिमेंट, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, मतलब ट्रांसफर हो रही है लेकिन उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ एक कंडीशन लगा दी जा रही है और दूसरा एक लिमिटेशन लगा दी जा रही है। कंडीशन मतलब शर्त, लिमिटेशन का मतलब टाइम पीरियड को लेकर है। तीसरा लिखा हुआ है एब्सोल्यूटली, अत्यांतिक, एब्सोल्यूटली restraining the transferee or any person claiming under him। ये थर्ड पॉइंट लिखिएगा। पहला है द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, सेकेंड इज सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन,
थर्ड जो पॉइंट आपका है, एब्सोल्यूटली, मतलब अगर पार्शियली होगा तो दूसरी शर्त हो जाएगी, बस दूसरा इसका रिजल्ट आएगा। एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property। ये थर्ड एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है। और चौथा, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, जो शर्त या लिमिटेशन है वह शून्य है, वॉइड है। तो चार बातें हैं। पहला, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी वैलिड, और वैलिड होना चाहिए। जो भी नियम कानून है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टीपीए के तहत, जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो हर तरीके से वैलिड है, मतलब सही है, लीगल है ट्रांसफर। लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन, अगर कोई कंडीशन लगा दी गई ट्रांसफर के साथ और लिमिट कर दिया गया है, तब दिक्कत है। तो पहली शर्त इसकी ये है कि द ट्रांसफर शुड बी वैलिड। अगर वैलिड है तो वैसे गलत हो गया, वॉइड हो गया। लेकिन ट्रांसफर वैलिड है सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन। और कंडीशन लिमिटेशन कैसा होना चाहिए? विच एब्सोल्युटली बार्स, पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया है कि जो ट्रांसफरी है या अन्य व्यक्ति जो उसके अंदर क्लेम कर रहा है बातों को, उस पर एक रोक है कि वह अपने इंटरेस्ट को हटा नहीं सकता, बेच नहीं सकता, या उससे अलग नहीं हो सकता। तो दैट कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, नॉट द ट्रांसफर। हाफ पहले समझ लीजिए आप, चार इंग्रेडिएंट्स हैं। द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, वैलिड ट्रांसफर है। शर्त, उसमें केवल अगर कंडीशन और लिमिटेशन लगा दिया जा रहा है, और कंडीशन लिमिटेशन कैसा? एब्सोल्युटली। अगर पार्शियल होगा तब नहीं वॉइड होगा वो। एब्सोल्यूट प्रतिबंध है ट्रांसफर, मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जिसके ए ने ट्रांसफर किया बी को, तो बी पर ये कंडीशन लगा दी है या उसको लिमिटेशन लगा दी है कि बी जो है वह उस संपत्ति में जो उसका इंटरेस्ट है उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, मतलब उसको रखना ही पड़ेगा। उसको अपनी बेचने का राइट नहीं हो रहा, उसको कुछ करने का राइट नहीं आ गया। तो जो कंडीशन और लिमिटेशन उस व्यक्ति को रेस्ट्रेंट कर रही है एब्सोल्युटली, कि उस ट्रांसफर पर जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका राइट है, उसको वह अलग दाएं बाएं किसी को नहीं बेच सकता है, डिस्पोज अपने आप को नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। तो वो कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड है, नॉट ट्रांसफर। तो कहने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए ओनरशिप, स्वामित्व ट्रांसफर हो रहा है। तो स्वामित्व अगर दे रहे हैं तो फिर आपने अगर ए ने अगर बी को ट्रांसफर कर दिया तो बी चाहे जो मन करे वो करे। उसको अगर पूर्ण छूट नहीं दिया है आपने, या एब्सोल्युटली उसको रेस्ट्रेन कर दिया है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कर दिया है, उस पर हर प्रकार से रोक लगा दिया है कि भाई आप किसी प्रकार से इससे नहीं अलग हो सकते हैं, इस शर्त के साथ अगर आपको दिया है, तो वो कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड हो जाएगी। अब याद रखना है, कंडीशन और लिमिटेशन। दूसरी बात, एब्सोल्युटली, वो कंडीशन लिमिटेशन उसको एब्सोल्युटली रेस्ट्रेंट कर रही है कि आप उसके इंटरेस्ट से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, अगर ऐसा कर रही हो कंडीशन लिमिटेशन, तो कंडीशन और लिमिटेशन केवल वॉइड होगी, पूरी शून्य हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं। क्लियर बात ये? एब्सोल्यूट अगर रोक है तब, अगर पार्शियल रेस्ट्रेंट है तब नहीं। एब्सोल्यूट कंडीशन है उसके, पार्शियल रेस्ट्रेंट पर नहीं माना जाएगा। अगर पार्शियली रेस्ट्रेंट कर रहा है तो नहीं, तो ट्रांसफर वैलिड होगा, मतलब कंडीशन वैलिड होगी। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? मतलब इस जो जो सेक्शन है,
कंडीशन एंड लिमिटेशन विल बी वॉइड, शून्य होगा। उसके दो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, टू एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ लीज, एक्सेप्ट वेयर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ लीज where the condition is for the benefit of lesser or those claiming under him. एक्सेप्शन क्या है? ओनली इन द केस ऑफ अ लीज, मतलब लीज के माध्यम से अगर ट्रांसफर हो रहा है। लीज किस सेक्शन में है? लीज किस सेक्शन में है? टीपीए में ट्रांसफर बाय लीज किस सेक्शन में है? 105। तो अपवाद है सेक्शन 10 के, कंडीशन लिमिटेशन कब शून्य नहीं होंगे। सेक्शन 10 क्या है? कंडीशन और लिमिटेशन शून्य हो जाएगा। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर आपने कंडीशनल लिमिटेशन लगा दिया है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट्रेंट करता है, तो वह कंडीशन लिमिटेशन शून्य हो जाएगी। ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा। लेकिन दो अपवाद हैं कि कब अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है शून्य नहीं होगी। तो पहला है इन केस ऑफ अ लीज, लीज के संदर्भ में अगर ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज हो रहा है, और शर्त क्या है? वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। लेसर मतलब जो ट्रांसफर लीज जो दे रहा है उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई शर्त है उस पर कंडीशन, तो ये दे रहे हैं लेकिन आपको ये बेनिफिट देना पड़ेगा, तो ऐसी कोई शर्त लगी हुई है ट्रांसफर बाय लीज में, तो वो कंडीशन वॉइड नहीं होगी। ठीक। दूसरा अपवाद क्या है? देखिए सेक्शन 10 में है कि कंडीशन और लिमिटेशन शून्य हो जाएगा, लेकिन किस परिस्थिति में कंडीशन अगर कोई लगती है तो शून्य नहीं होगी। वो दो अपवाद है सेक्शन 10 के। तो पहला, इन केस ऑफ अ लीज व्हेन द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। अगर ऐसी शर्त लीज के साथ लगी है जो बेनिफिट के लिए है तो नहीं माना, तब वो शर्त वैलिड होगी, मतलब शर्त भी वैलिड और ट्रांसफर भी वैलिड बाय लीज। दूसरा अपवाद क्या है? द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अ वुमेन। प्रॉपर्टी, एक शर्त है, प्रोवाइड द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड और टू द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन so that she will not, so that she will not have power during her marriage to transfer it। तो दूसरा अपवाद है, अगर जो ट्रांसफर है उसमें एक शर्त लगा दी है, अगर किसी महिला को ट्रांसफर की जा रही है और ये शर्त लगाई जा रही है, ये शर्त रखी जा रही है कि वह महिला अपने शादी काल में, ड्यूरिंग द मैरिज, जब विवाहित है वो, उस दौरान उससे वह अलग नहीं होगी, उस प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं करेगी, उसका इंटरेस्ट नहीं बेचेगी। अगर ये शर्त लग रही है, सेकेंड एब्सेक्शन इन इंग्लिश लिखिए, प्रोवाइडेड द प्रॉपर्टी may be transferred to or the benefit of a woman so that she shall not have the power during her marriage to transfer about the beneficial interest। मतलब अगर ट्रांसफर और प्रॉपर्टी किसी महिला को हो रहा है, विमेन को हो रहा है, और उसमें शर्त क्या है कि महिला अपने वैवाहिक जीवन काल में
महिला अपने वैवाहिक जीवन काल में उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करेगी, उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर ये शर्त है ट्रांसफर के साथ, तो वो शर्त भी सही होगी। लेकिन ड्यूरिंग द मैरिज ध्यान रहे, अगर वह महिला विधवा हो गई तो बेच सकती है। तो ड्यूरिंग हर मैरिज तब तक वो शर्त लागू रहेगी, अदरवाइज का शर्त लागू नहीं रहेगी। विधवा अगर हो जा रही है तो वो शर्त खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखना पड़ेगा वो, प्रोवाइडेड द ट्रांसफर इज टू द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन with the condition that she will not sell or she will not transfer the interest in that property during her marriage। ये याद रखना है, मैरिज जब तक विवाहित है तब तक नहीं। विवाहित नहीं है, अगर विडो हो गई है या डिवोर्स जो भी कुछ हो गया है, तब वो कंडीशन हट जाएगी। वो तब अगर विवाह नहीं है, विडो हो चुकी है, विवाहित कंडीशन नहीं रह गई है, तो उस समय ये कंडीशन लगाना उस पर कि आप नहीं बेच सकती हैं, वो शून्य होगा। क्लियर है बात ये? और एक और बात के साथ, महिला क्या है? द विमेन शुड नॉट बी, ब्रैकेट में, हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट। मतलब महिला जो है, विमेन नॉट बीइंग अ हिंदू, मोहम्मडन और बुद्धिस्ट, मतलब इन तीन धर्मों की अगर महिलाएं हैं तो ये कंडीशन लागू नहीं है। बेसिकली पारसीज और ज्यूज के लिए कंडीशन ये। इफ द ट्रांसफर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन who is not a Hindu woman, who is not a Buddhist woman, who is not a Mohammedan woman, तो उस ट्रांसफर के साथ अगर ये शर्त लगा दी जा रही है कि वह महिला अपने वैवाहिक जीवन काल में उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करेगी, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेगी, तो ये शर्त जो है वो शून्य नहीं होगी, वॉइड नहीं होगी, वैलिड कंडीशन। तो क्लियर बात ये, सेक्शन 10 में कंडीशन लिमिटेशन है। पहले तो ट्रांसफर वैलिड होना चाहिए, दूसरा कंडीशनल लिमिटेशन, और तीसरा एब्सोल्युटली। अगर एब्सोल्युटली रेस्ट्रेंट करता है, पार्शियल रेस्ट्रेंट है तब नहीं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है तब ऐसा होगा। और केवल वो कंडीशन और लिमिटेशन ही वॉइड होंगी, शून्य होंगी, ट्रांसफर नहीं। और इसके भी दो अपवाद हैं, पहला लीज कंटेक्स्ट में, और एक विमेन हु इज नॉट ऑफ दिस ईयर ड्यूरिंग हर मैरिज। तो क्लियर है बात ये, 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस क्लियर है ये? ओके। सेक्शन 10 में क्या एमसीक्यू, क्या चीज नहीं समझ पा रहा क्वेश्चन? अनम्यूट करके पूछिए। आप मेरा अनम्यूट करके क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेक्शन 10 और सेक्शन 25 में एमसीक्यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली एक डाउट है कि सर अगर हमें एमसीक्यू में आया है कि वेयर इज कंडीशनल ट्रांसफर प्रोवाइडेड अंडर टीपीए, हाँ, और ऑप्शन में सेक्शन 10 एंड सेक्शन 25 दोनों दिया है, तो हमें मार्क कौन सा करना होगा? सेक्शन 10 एंड 25। ओके, सेक्शन 10 में भी ट्रांसफर है, सेक्शन 25 में, तो आपको मानना पड़ेगा मेरे ख्याल सेक्शन 25, क्योंकि सेक्शन लिखा हुआ है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन, सेक्शन 10, जो उसका हेड नोट है। सेक्शन 10 का हेड नोट है कंडीशन विद एलियनेशन, और कंडीशनल ट्रांसफर आ देता है तो सेक्शन 25। ठीक है, कंडीशन विद एलियनेशन वाला है तो सेक्शन 10, और कंडीशनल ट्रांसफर वो आपका सेक्शन 25। उसको भी कल हम लोग कर लेंगे, सेक्शन 25 को भी। ओके, देखिए आप लोगों को हेड नोट पर जाना है,
बेयर एक्ट का जो वर्ड है उस वर्ड के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है, ध्यान रखिएगा। अब भाई जरा तो फास्ट लिखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मेजर केस लॉ हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, क्योंकि एक दो दिन बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना है आपको, तो फास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि पूरा बेयर एक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। केस लॉज और बेयर एक्ट दो ही चीज आने वाली है उसमें। बेयर एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी आता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो लिखिएगा पहला, अपट्रॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। हम लोग स्टार्टिंग चल रहे हैं सेक्शन 1 से कॉन्ट्रैक्ट के। अपट्रॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। दूसरा, लाल मन वर्सेस गौरी दत्त। तीसरा, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। मैक ग्रिगॉन, एम स्मॉल सी ग्रिगॉन, मैक ग्रिगॉन वर्सेस मैक ग्रिगॉन। फिर आपका जोन्स वर्सेस पद्मातन, जोन्स वर्सेस पद्मातन। फिर आपका नेक्स्ट है मेरिट वर्सेस मेरिट, MERIT, मेरिट वर्सेस मेरिट। नेक्स्ट है बनवारी लाल वर्सेस सुख दर्शन दयाल, बनवारी लाल वर्सेस सुख दर्शन दयाल। नेक्स्ट, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नेक्स्ट आपका है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। और अक्सर आता है हार्बे वर्सेस फासे, HARVEY, फासे FACEY। मैकफरसन वर्सेस अपन्ना, मैकफरसन वर्सेस अपन्ना। फिर आपका है ब्रॉगडेन, BROGDEN, ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। नेक्स्ट आपका है जनरल एश्योरेंस, ASSURANCE, जनरल एश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस चांदोमल जैन, वर्सेस चंदोमल जैन। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। नेक्स्ट आपका पावल वर्सेस ली, POWELL, पावल वर्सेस ली। इसके पहले का है फेल्ट हाउस, FELT, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, BINDLEY। फिर आपका है एडम्स वर्सेस लिंडसेल, LINDSELL, एडम्स वर्सेस लिंडसेल, LINDSELL। फिर नेक्स्ट आपका है एंटोर्स, ENTORES, ENTORES वर्सेस मिलर ईस्ट कॉरपोरेशन, मिलर ईस्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आपका है गोवर्धन दास केडिया, गोवर्धन दास केडिया वर्सेस
गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी, गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। नेक्स्ट आपका हिडे वर्सेस रेंच, HYDE वर्सेस रेंच, WRENCH, हिडे वर्सेस रेंच। नेक्स्ट आपका है बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी, HOMEE, होमी वाडिया एंड कंपनी। नेक्स्ट आपका है चतुर्भुज विठल दास, चतुर्भुज विठल दास वर्सेस मोरेश्वर पराशरम, मोरेश्वर पराशरम। फिर आपका है हेडले वर्सेस बैक्सडेले, हेडले HADLE, हेडले वर्सेस बैक्सडेले, BAX, B मतलब बॉम्बे, BAXENDALE। ये किस सेक्शन का है? इसी पर कॉन्ट्रैक्ट में पूरा एक सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रिंसिपल इस केस में की कोर्ट ने निर्धारित किया, उसी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन में लिख दिया गया है पूरा, इसी के प्रिंसिपल्स। कौन सेक्शन है? अक्सर एग्जाम्स में आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। एक्स डेले वर्सेस बैक्स एंड डेले। नेक्स्ट क्रेल वर्सेस हेनरी, KRELL, क्रेल वर्सेस हेनरी, HENRY। फिर आपका टेलर वर्सेस कार्डवेल, TAYLOR, टेलर वर्सेस कार्डवेल, CALDWLL। फिर आपका है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम। इसके पहले आपका टेलर, TAY, टेलर वर्सेस कार्डवेल। उसके हाँ, क्रेल वर्सेस हेनरी, KRELL, क्रेल वर्सेस हेनरी। उसके बाद टेलर वर्सेस कार्डवेल। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम, ये बहुत फेमस केस है, एग्जाम्स में आता है। फिर आपका हरचंद्रन फूलचंद, हरचंद्रन फूलचंद वर्सेस प्रागदास, PRAGDAS। फिर गंगा सरन वर्सेस रामचरण रामगोपाल, गंगा सरन वर्सेस रामचरण रामगोपाल। फिर अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अलोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तारापुर एंड कंपनी, TARAPUR, तारापुर एंड कंपनी वर्सेस कोचीन शिपयार्ड। फिर आपका डेविस कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डेविस कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड वर्सेस फेयरहम, FAREHAM। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 1 to 75, जिसमें आपका ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, व्हाट इज टेंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डैमेजेस,
व्हेन कम्युनिकेशन इन एक्सेप्टेंस कंप्लीट। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले केस लॉज हैं वो मैंने आपको 30 लिखा दिए। इसमें अभी 20 आपको मैं और लिखाऊंगा। ये सेक्शन 73। सेक्शन 73 पर ही पूरा डैमेजेस का जो प्रिंसिपल है वो इसी केस लॉ पर ही है पूरा, सीधा फुल आता है मेंस। तो ये 30 सवाल 30 हैं और 20 में आपको और लिखा 50 केस लॉ हो जाएगा आपका। 50 एक दो बार पढ़ेंगे तो याद होने लगता है, कई चीजें आपको पता भी होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 30, जब लास्ट 5 ईयर्स के जब पेपर सॉल्व करेंगे आप, तो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी केस लॉ आए हैं, जो सवाल पूछा है उसमें 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शन को कर लीजिए और केवल बेयर एक्ट कर लीजिए। और एक बार हम लोग क्लास में भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आपका बेयर एक्ट का, तो 15 में 15 आपका सही हो जाएगा। 1 से 75 केवल सेक्शन है। तो 30 मैंने आपको केस लॉ लिखाया, 20 आप पॉलीगॉन, 50 तो केस लॉ हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि फिर आपका 15 आउट ऑफ 15 हो जाएगा वो। मेंस का जो सवाल आएगा 1.5 सवाल वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप 5 साल का पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है किस केस लॉ है, तो 4 लिखा हुआ है। उन चारों केस लॉ पढ़ेंगे, वो चारों केस लॉ किससे संबंधित है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप 15 आउट ऑफ 15 कर ले जाएंगे। 15 में से 15 सवाल बेयर एड कर लेंगे, और ये केस लॉ और जो लास्ट 5 ईयर्स में आया है ऑप्शंस में। और एक बार आपको बड़ा बारीकी से 1 घंटा 2 घंटा केस लॉ को देखना पड़ेगा। मैंने केवल केस लॉ में क्या है नहीं लिखाया। तो प्रयास करिएगा किताब खोलकर आप लिखिएगा कि इस केस लॉ में क्या है, तो आपको साथ साथ याद होते चलेगा ये। और एकदम मेजर मेजर प्रिंसिपल्स का है। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, टेंडर, कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का क्या नियम है, एंटिसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या नियम है, डैमेजेस का क्या नियम है, नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार इन केस लॉज को ढूंढ आप लेंगे, ये 2 घंटा लगेगा आपका किताब से। बहुत पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। केस लॉ निकाला और 2 लाइन पढ़ा और लिख लिया कि हाँ इससे संबंधित है बस। फिर जब हम लोग क्लास में एक बार करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो 2 घंटे एक क्लास में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन इस केस लॉ को ढूंढने का प्रयास करिएगा, 2 घंटा टाइम देकर कल सवेरे। प्लस सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26। तो जो केस लॉ जो लिखाया है उसको 2 घंटा कल समय देकर करने का प्रयास करिएगा। वैसे अगर कहीं आवाज चली भी जा रही, चिंता मत करिए, आज से रिकॉर्ड हो रहा है। जो आपकी क्लास है वो आज से रिकॉर्ड हो रही है। बस ऐसा ना हो कि अगर आवाज यहाँ गई तो फिर रिकॉर्ड में भी गई, तभी दिक्कत है। अदरवाइज बाई चांस अगर कहीं आवाज जाती है तो वो, लेकिन अब जाएगी नहीं जब लोग क्लास प्रॉपर क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं जो। ठीक है। तो ये 20-50 आपके केस लॉज ऑप्शनल, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। सिंपली देखना है क्या है इस केस लॉ में, बस समझने की कोशिश एकदम मत करिएगा। सीधे इसके कार्नेल वर्सेस कार्बोनिक जनरल ऑफर का है, क्रेल वर्सेस हेनरी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का है, सत्यव्रत घोष वाला कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का है। इतना आपको जानना है। तो क्लास हम लोग जब करें 2 घंटे क्लास यहाँ पर, उसके पहले आपको एटलीस्ट सारे कंसेप्ट पता हो कि इतने सारे कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पल्शन इम्पॉसिबिलिटी नाम की भी कोई चीज है, नोवेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल ऑफर है, कंटिन्यूइंग ऑफर है, टेंडर है, टेंडर क्या होता है, ऐसे करके। तो 2 घंटा जो मैंने आपसे कहा है कि 2 घंटा क्लास और 2 घंटा मेरी क्लास का जो रिवीजन, उतना बार टाइम दीजिए। तो ये जितना हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे सब आप पाएंगे अंत तक। एक राउंड आपने कर चुके होंगे और एक राउंड हम लोग क्लास में सारी चीजें कर चुके होंगे।
ठीक है, अब आइए जो आपका ये जो एक्ट है, तो 2 एक्ट हम लोग आज करने वाले हैं। तो पहला निकालिए, सीनियर सिटीजन्स एक्ट। सीनियर सिटीजन्स एक्ट, लिखिए एक्ट का नाम लिखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का एक्ट है ये। 29 दिसंबर 2007 को ये बन के तैयार हो गया था, ये एक्ट आपका। अब इसमें लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन अ सच एंड डेट द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो जितने भी आपने एक्ट पढ़े हैं, सबको फोर्स में लाने के लिए नोटिफिकेशन हैज टू बी ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक्ट है, उस स्टेट में उस समय आएगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो सवाल लिखिए यहाँ पर, व्हेन हैज यूपी गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉर दिस एक्ट इन यूपी। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी में लाने के लिए कब नोटिफिकेशन जारी किया, किस दिन से लागू हुआ, तो वो डेट आपको पता करना है। क्लियर बात ये। अब लिखिए, द पर्पज ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो पहला है, इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर, पहला, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स। पहली चीज, 2 वर्ड है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। किसके लिए, पहला फॉर पेरेंट्स, और दूसरा एंड सीनियर सिटीजन्स। तो 2 कैटेगरी के हैं इसमें, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर का पर्पज है इसका। और दूसरा किसके लिए, फॉर पेरेंट्स, एंड दूसरा एंड सीनियर सिटीजन्स। गारंटीड एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक। सीआरपीसी में किस सेक्शन में है, सीआरपीसी में सेक्शन 125 किसके लिए है, सेक्शन 125 में मेंटेनेंस किसके लिए है, लिखिए तो, सेक्शन 125 सीआरपीसी, देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि चैप्टर 90, लिखिए चैप्टर 9, चैप्टर 9 सीआरपीसी, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। चैप्टर जो 9 आपका है सीआरपीसी का, दैट चैप्टर इज फॉर मेंटेनेंस, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स का उसमें भी है, क्योंकि 125 से लेकर मेरे ख्याल से 129 तक है, 4 सेक्शन। देखो चैप्टर 9 का जिक्र बार बार है इसमें, ठीक है। तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स की बात सेक्शन 125 में भी है। चैप्टर 9 of CRPC 1973 also deal with maintenance of wives, children और parents। ये प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी, लेकिन चैप्टर 9 को सब्सटैंटिव लॉ माना जाता है, सब्सटैंटिव राइट्स हैं ये।
चैप्टर 9 सीआरपीसी में जो बातें रखी दे आर सब्सटेंटिव राइट्स, केवल प्रोसीजर ही नहीं है वो। अब आइए, डेफिनेशन क्लॉज आपके इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है सेक्शन 2 है चिल्ड्रन। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स और किस पर है? पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए है। लेकिन ड्यूटी किस पर है मेंटेनेंस का? इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चिल्ड्रन। 2A में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कौन कौन आएगा? सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। मतलब चिल्ड्रन में सन डॉटर के साथ साथ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर भी आएगा, लेकिन नॉट अ माइनर। और फिर मेंटेनेंस इंक्लूड फूडिंग, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, तमाम चीजें वो देख लीजिएगा। पेरेंट्स में एक्ट आपका किसके लिए है? फॉर वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो आपको वेलफेयर की डेफिनेशन देखनी होगी, मेंटेनेंस की देखनी होगी, पेरेंट्स की देखनी होगी, और फिर सीनियर सिटीजन की कौन आएगा। तो पेरेंट्स में कौन कौन आ रहे हैं? पहले लिख दिया, चिल्ड्रन का लिख लिया आपने। मेंटेनेंस का लिख दिया 2B, मेंटेनेंस इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ये सारी बातें मेंटेनेंस में आएंगी। इतनी बातों का ख्याल जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उन श्रेणी में आएंगे। बच्चों की श्रेणी में जहां जहां लिखा हुआ एक्ट में कि बच्चों की जिम्मेदारी है ये करना, तो बच्चे का मतलब सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट नॉट अ माइनर। क्या करेंगे? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या था? फूडिंग, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट सब है आपका। पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के लिए, पेरेंट्स में आपका आएगा फादर, मदर, वेदर बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड। बायोलॉजिकल फादर होंगे या जिन माता पिता ने किसी को अडॉप्ट किया है, जिस बच्चे को गोद लिया हुआ है, तो उस गोद लिए हुए बच्चे के लिए वो पिता अडॉप्टेड फादर मतलब है, वो भी अडॉप्ट किया जाए बच्चे को, अडॉप्ट, जो भी चीजें हैं। और स्टेप फादर और स्टेप मदर, पेरेंट्स की श्रेणी में स्टेप फादर, स्टेप मदर भी आएंगे, सौतेली माँ और सौतेली पिता भी आएंगे। एज द केस में बी, वेदर और नॉट द फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन। एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये एक्ट जो आपका है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स है, तो ये आवश्यक नहीं है कि मदर और फादर सीनियर सिटीजन्स हों। माने फादर की उम्र अगर 40 साल है, बच्चा 20 ईयर्स का है, तो वहां पर पेरेंट्स, यहाँ पर वेदर द फादर और मदर इज सीनियर सिटीजन और नॉट, ये कंडीशन नहीं है। फिर आपका वेलफेयर मीन्स फूड, हेल्थ केयर, 2K में, 2K में आपका वेलफेयर की डेफिनेशन है 2K। और सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन आपकी है 2H में। 2H मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। सीनियर सिटीजन भारत का नागरिक, इसमें फॉरेनर नहीं आएगा। हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो सीनियर सिटीजन की एज है 60 ईयर्स, 60 ईयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन में आएंगे। तो पहली चीज डेफिनेशन क्लॉज में आपको देखना है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर की बात करें तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन है 2B में, वेलफेयर की है 2K में। इसके लिए पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की डेफिनेशन 2D, 2D में लिखा हुआ है पेरेंट्स। उसके बाद फिर रिलेटिव आपके सीनियर सिटीजन के लिए वो डेफिनेशन है 2H में। तो 2B, 2K, 2D एंड 2H, एक्ट में जो 4 वर्ड हैं उनकी डेफिनेशन इसमें देनी है आपको। बस ये ड्यूटी किस पर है? बच्चों पर, चिल्ड्रन पर।
तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन 2A में है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्यूटी उन्हीं के लिए है। जो लोग चिल्ड्रन की श्रेणी में आएँगे और माता-पिता और सीनियर सिटीज़न ख़्याल नहीं रख रहे होंगे, तो उनको इस अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होने के लिए वो तैयार रहें, इसलिए पाँचों डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाइए सेक्शन 3। दिस एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब इस एक्ट में अगर कोई प्रावधान है और इस प्रकार का नियम कानून किसी और में है, तो इस एक्ट में जो नियम कानून दिए होंगे वो प्रभावी माना जाएगा। तो अगर सीआरपीसी में कोई ऐसी बात है जो इसके कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, तो इस एक्ट की बात मानी जाएगी और सीआरपीसी पर प्रभावी माना जाएगा। सेक्शन 3 मतलब याद रहे बस ये। अब सेक्शन 4 आपका मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो मेंटेनेंस किसका होगा? सेक्शन 4 में लिख लीजिए, सेक्शन बहुत कम है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंटनेस आ रही है। तो सेक्शन 4 में मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पहला कंडीशन क्या है? अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। पॉइंट वाइज लिखिएगा, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। अगर पेरेंट और सीनियर सिटीजन अपने आप को मेंटेन कर ले रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब नहीं एक्ट लागू होगा ये। सेक्शन 4 में मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन क्या है? अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन अर्निंग। अपने अर्निंग से मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, और फ्रॉम आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है उनके पास, उससे जो कमाते हैं, जो संपत्ति है उससे अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। shall be entitled to make an application under section 5। सेक्शन 5 पे सवाल आना है, सेक्शन 5 का ही, कि एप्लीकेशन इस एक्ट के तहत किस सेक्शन में, सेक्शन 5 में है। मतलब अगर कोई माता पिता या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति से या अपनी अर्निंग से अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेक्शन 5 में एप्लीकेशन देंगे। तो एप्लीकेशन देने का प्रावधान किस में है? सेक्शन 5 में। ये ध्यान रखना होगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सेक्शन 5 में दे कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। किसके खिलाफ? वो सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 में है कि जो माता पिता, जो पेरेंट्स और जो सीनियर सिटीजन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने अर्निंग के द्वारा या अपनी संपत्ति के द्वारा, तो वो अपने मेंटेनेंस के लिए दे कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 5। तो एप्लीकेशन देने का प्रावधान किस में है? सेक्शन 5 में है। किसके खिलाफ? इन केस ऑफ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर। तो किसके खिलाफ देंगे वो? मतलब सेक्शन 4 में किसको राइट है? एप्लीकेशन देना है सेक्शन 5 में, लेकिन राइट किसको है? अगर पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है, तो वह किसी भी एक या एक से ज्यादा बच्चों के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं, बट नॉट अगेंस्ट माइनर। मानिए किसी माता पिता के दो बच्चे हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो दोनों के खिलाफ एप्लीकेशन दें। उनका मन कर रहा है कि हम एक के खिलाफ दें, तो एक के खिलाफ देंगे वो। तो सेक्शन 4 में मेंटेनेंस की बात है। पेरेंट, सीनियर सिटीजन अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन देंगे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। ठीक। कौन देगा, किसके खिलाफ? अगर पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं, तो वह अपने बच्चों के खिलाफ, एक या एक से ज्यादा। अगर 4 बच्चे हैं, चारों खिलाफ दे सकते हैं, 4 में से किसी एक खिलाफ भी दे सकते हैं। चिल्ड्रन डेफिनेशन क्या है? वो 2A में है। चिल्ड्रन के डेफिनेशन में सन, ग्रैंडसन,
डॉटर, ग्रैंड डॉटर दोनों आता है। इसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट अपने बच्चों के खिलाफ क्या आता है, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन देंगे अंडर 5। दूसरा आपका चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है। अब यहाँ पर पेरेंट की बात नहीं है। पेरेंट अगर बच्चे हैं तब तो अपने बच्चों के खिलाफ देंगे वो। अगर चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है तो वह एप्लीकेशन देगा अपने रिलेटिव के खिलाफ। रिलेटिव कौन होगा? सेक्शन 2G। चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन अपने रिलेटिव के खिलाफ एप्लीकेशन देगा सेक्शन 5 में। रिलेटिव कौन? जो कि डेफिनेशन 2G में दे रखा है। तो 2G भी आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या है 2G में? एनी लीगल हेयर, जो लीगल हेयर होगा और जो उस संपत्ति को इनहेरिट कर रहा है बच्चे, क्या कहते हैं, अपने सीनियर सिटीजन का, ऐसा कोई रिलेटिव जो पेरेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब बच्चों की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं है, तो वो रिलेटिव है उसके खिलाफ एप्लीकेशन देगा। रिलेटिव कौन? जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाला है, चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट बच्चे देंगे किसके खिलाफ? ग्रैंड पेरेंट पेरेंट एप्लीकेशन देंगे बच्चों के खिलाफ, जो डेफिनेशन 2A में है। चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन देंगे रिलेटिव के खिलाफ, जो डेफिनेशन आपकी 2G में है। बाकी फिर आगे वही चीजें हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनको ये आपको ध्यान रखना है। अब सेक्शन 5 में आइए, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कौन कौन कर सकता है? पहला है सीनियर सिटीजन और पेरेंट। दूसरा है अगर वह इनकैपेबल है तो कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, सेक्शन इस एक्ट के अनुसार मेंटेनेंस इसको मिलना चाहिए, कोई नहीं दे रहा है, तो थर्ड पर्सन दे सकता है। एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय हिम। वो खुद सक्षम नहीं है तो किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं कि भाई आप एक एप्लीकेशन दे दिए मेरे बिहाफ पर। क्या सकता? और तीसरा ट्रिब्यूनल सो मोटो भी ले सकता है। 1, 2 एंड 3, मतलब सेक्शन 5 में जो एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस है वो 3 तरीके से मूव कर सकती है। पहला, वो पेरेंट या सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन दे दे, या फिर पेरेंट सीनियर सिटीजन ऑथराइज कर दे किसी ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को भी आप दे दीजिए, या जो ट्रिब्यूनल गठित हो रहा है इस एक्ट में, और ट्रिब्यूनल सो मोटो भी एक्शन ले सकता है। क्लियर बात ये? अब नेक्स्ट लेना है आपको द ट्रिब्यूनल। लिखिए, ट्रिब्यूनल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकता है मंथली। अगर कोई एप्लीकेशन पड़ी है मेंटेनेंस के लिए तो जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं होती है तो ट्रिब्यूनल को इंटरिम मंथली अलाउंस का आदेश देने का भी राइट है। ये सवाल आता है कि जो ट्रिब्यूनल इस एक्ट में, क्या उसको इंटरिम मंथली अलाउंस देने का अधिकार है? तो उसका आंसर है यस। तो सेक्शन 5 में जो ट्रिब्यूनल है आपका, वो इंटरिम मेंटेनेंस के अंतर्गत मंथली अलाउंस का भी, इंटरिम अंतरिम अवार्ड दे सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, बाकायदा प्रोसीजर है। जब कोई भी एप्लीकेशन मिलेगी तो बाकायदा नोटिस जाएगा। जनरल बात ध्यान रखनी है, ऐसी कोई एप्लीकेशन जानी है तो जो बच्चे हैं या जो भी व्यक्ति लीगल रिलेटिव है, चिल्ड्रन या जो रिलेटिव है, उसको नोटिस देगा और हियरिंग करेगा वो। और सवाल इंपॉर्टेंट आपका है, एनी एप्लीकेशन फाइल्ड shall be disposed of within 90 days। लिख लीजिए, shall be disposed of within 90 days, 90 दिन। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस टू द चाइल्ड और द रिलेटिव। जिस दिन
बच्चे को an application final to the monthly allowance for maintenance expenses proceeding shall be disposed within 90 days from the date of service or notice of the application to such person. 90 days. देखिए पहला तो बताया कि सेक्शन 5 में एप्लीकेशन होगा, तो एप्लीकेशन देने का राइट किसको है? पेरेंट और सिटीजन को है, या ऑथराइज करे तो किसी अन्य पर्सन को भी है। तीसरा, ट्रिब्यूनल सो मोटो भी ले सकता है। तो 3 तरीके से मेंटेनेंस वाली एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के सामने आ सकती है। ठीक? उसके बाद उस ट्रिब्यूनल को भाई प्रोसीडिंग्स चलेंगी पूरी, नोटिस जाएगा, अब चिल्ड्रन रिलेटिव आएंगे, लेकिन अगर लगता है ट्रिब्यूनल को तो एक अंतरिम मंथली अलाउंस की भाई तब तक आप इतना दीजिए, जैसे कि 125 में होता है, फाइनल डिसीजन होने के पहले कि इंटरिम ऑर्डर पास होगा भाई तब तक आप 1000 महीना दीजिए। इंटरिम अलाउंस देने का पावर भी ट्रिब्यूनल को है। तीसरा जो स्टेप है बेसिकली सेक्शन 5 में प्रोसीजर है। जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आएगी, मान लिया कि माता पिता ने बच्चे ए के खिलाफ किया है एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन सेक्शन 5 में आ रही है तो मंथली इंटरिम अवार्ड दे सकता है, नोटिस इशू करेगा बच्चों को, रिलेटिव को, और जो नोटिस इशू होगा, नोटिस का सर्विस जब हो जाएगा उस पर्सन जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है, तो सर्विस ऑफ द नोटिस के विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ये मेंटेनेंस का आदेश ट्रिब्यूनल को करना होगा। तो आपको 90 सेक्शन 5 का 4, हालांकि सेक्शन 5 का 1 2 3 4 की वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, तो 90 दिन के अंदर ये टाइम आपको याद रखना है। डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर, मेंटेनेंस, एप्लीकेशन अंडर 5 किसके खिलाफ कौन देगा, सेक्शन 4, ये बात है सर। 90 डेज में अलाउंस की प्रोसीडिंग्स खत्म करनी पड़ेगी मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस की। ठीक, 90 डेज में खत्म करना होगा प्रोसीडिंग्स, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 30 दिन और बढ़ सकता है, 30 डेज और बढ़ सकता है। और फिर आपका सेक्शन 28 में है कि अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का ब्रीच, मतलब ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि भाई ये आप इतना एक्सपेंसेस दीजिए अपने पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन को, और अगर कोई ब्रीच करता है तो वारंट इशू करने का राइट है। ट्रिब्यूनल जो आपका है उसको वारंट इशू करने का राइट है, ये ध्यान रखना आपको। वारंट इशू करने का राइट है, और 1 महीने का सजा भी देने का राइट है, या फिर जब तक पेमेंट नहीं शुरू करता है तब तक भी सजा दे सकता है, विच एवर इज अर्लियर। मान लिया कि किसी को सजा दे दिया 1 महीने का, लेकिन 15 दिन के बाद ही पेमेंट अगर शुरू कर दिया बच्चों ने, तो 15 दिन बाद छूट जाएंगे वो। तो नोटिस देना होगा बच्चों को, प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशन मिलेगी तो ट्रिब्यूनल पहले रिलेटिव को या बच्चों को नोटिस देगा, हियरिंग 90 दिन में कंप्लीट करेगा, एक बार चाहे तो 30 दिन बढ़ भी सकता है वो, और ऑर्डर अगर पास हो जाएगा, और ऑर्डर अगर मंथली ऑर्डर पास हो गया, मंथली पैसा देगा, नहीं दे रहे हैं मंथली का वो, तो वारंट, द ट्रिब्यूनल हैज पावर टू इशू एन वारंट, और पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने की सजा दे सकता है, या फिर जब तक पेमेंट वो शुरू ना कर दें, जो भी इसमें से कम हो, तो सजा 1 महीने ज्यादा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है।
लास्ट में लिखिए सेक्शन 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। jurisdiction, section 6 of the Maintenance or Welfare of Parents and Senior Citizens Act, सेक्शन 6 मतलब jurisdiction किसका होगा? प्रोसीडिंग्स अंडर 5 कहां पर होंगी? प्लीज, सीआरपीसी में कहां पर है? jurisdiction, टेरिटोरियल jurisdiction की धाराएं सीआरपीसी में कहां पर हैं? कोई भी आईपीसी का ऑफेंस किस जगह चलेगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? सेक्शन 177 टू 189, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सीआरपीसी का दो प्रकार का जुरिडिक्शन है, एक तो भौगोलिक जो आर्टिकल 1 या 2 में ही है, अब पूरे इंडिया में सीआरपीसी लागू होगा। सेक्शन 4 लीगल जुरिडिक्शन, सीआरपीसी किस लॉ पर लागू होगा? तो सेक्शन 4(1) में क्या है? आईपीसी पर लागू होगा। सेक्शन 4(2) में क्या है? जो अन्य एक्ट हैं उन पर किस ढंग से लागू होगा, वो सेक्शन 4(2) में है। और ऑफेंस कहां पर ट्रायल होगा? ये जुरिडिक्शन कि कोई अपराध है इलाहाबाद में हो रहा है, कोई लखनऊ में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, तो कौन सा अपराध का ट्रायल, विचारण या इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा, कौन से पुलिस करेगी, तो इसका ब्यौरा जो है सेक्शन 177 से लेकर 189। लिख के चलिए इस बात को आप। सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट कन्फेशन पर है। सेक्शन 4 आईपीसी मतलब सीआरपीसी कहाँ लागू, किस लॉ पर, वो सेक्शन 4 में है। और सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 में ऑफेंस हुआ है उसके अनुसार कहां पर ट्रायल होगा। उसी प्रकार से जो आपका ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का कार्रवाई किस स्थान पर चलेगी? एप्लीकेशन सेक्शन 5 में कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, पेरेंट या सिटीजन कहाँ देगा? सेक्शन 5 की एप्लीकेशन किस जगह देगा? तो वो आपका सेक्शन 6 में है। कहां पर है? वेयर ही रिसाइड्स और लास्ट रिसाइडेड, मतलब जहां पर वह व्यक्ति रह रहा है, रिसाइड्स, या जहां पर आखिरी बार वह रहा है। वह पेरेंट, सीनियर सिटीजन, द प्रोसीजर सेक्शन 5 में बी टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। बच्चों के लिए है, उस व्यक्ति के लिए नहीं है। वेयर ही रिसाइड्स, उनके लिए भी है। वेयर ही रिसाइड्स और लास्ट रिसाइडेड, वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, मतलब मर्जी के ऊपर है, जहां पर रिसाइड मतलब जहां रह रहे हैं, या आखिरी बार जहां रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, या जहां बच्चा रिलेटिव रहते हैं वहां भी, उस जिले में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट। बच्चे अगर लखनऊ में है, रिलेटिव अगर लखनऊ में है, तो वहां भी जिले में, उस जिले में भी कर सकता है एप्लीकेशन, और जहां पर स्वयं रह रहा है वहां भी कर सकता है। फिर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेक्शन 6 क्लॉज 3, सेक्शन 6 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, देखिए तो समझना पड़ा सेक्शन 3 को आपको। सेक्शन 3 में है फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस, for securing the attendance of the children relative, the tribunal will have the powers of judicial magistrate of first class। ट्रिब्यूनल जो व्यक्ति होगा वो जुडिशियल में फर्स्ट क्लास नहीं है, उसके पास पावर होगी जो पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होती है,
किसी व्यक्ति को अपने न्यायालय में अपीयर कराने के लिए सीआरपीसी में जो पावर है, सीआरपीसी में क्या पावर है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी अटेंडेंस चाहता है अपने कोर्ट में, अपीयरेंस, तो जो पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को है फॉर अपीयरेंस इन सीआरपीसी, वही पावर इस ट्रिब्यूनल को होगा टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव। तब अपने यहाँ आपने नोटिस दिया तो बुलाया, नहीं आ रहा तो समन वारंट, तो पावर होता है जीएम फर्स्ट के पास अटेंडेंस के लिए, मतलब अपने यहाँ अपीयर कराने के लिए। सेक्शन 6 क्लॉज 3 में। अब इसका सेक्शन 8 क्लॉज 2 देखिए तो यहीं पर लिखिए सेक्शन 8 क्लॉज 2। सेक्शन 3 सेक्शन 6 क्लॉज 3 के बाद देखिए सेक्शन 8 क्लॉज 2, उसमें भी है, यहां पर लिखा हुआ है द ट्रिब्यूनल शुड हैव पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर टेकिंग ओथ, फॉर टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। क्लियर बात ये? सेक्शन 6 क्लॉज 3 में है अपीयरेंस के लिए, अगर किसी को अपीयर कराना है, बच्चे मतलब मान नोटिस जा रहा है लेकिन अपीयर नहीं हो रहा है वो, तो सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जो पावर होता है सिक्योर अटेंडेंस अपने पास बुलाने के लिए समन वारंट का, वो पावर ट्रिब्यूनल के पास होगा जस्ट लाइक जेएम फर्स्ट। ठीक, लेकिन सेक्शन 8 क्लॉज 2 में जब प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जब ट्रायल आपका चलेगा, तो उस ट्रायल के दौरान जब ओथ पर एविडेंस लेना है या विटनेस को बुलाना है, नॉट द कहते हैं चिल्ड्रन और रिलेटिव, विटनेस को बुलाना है एविडेंस के लिए, तो वहां पर सिविल कोर्ट वाली पावर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अपीयरेंस के लिए सेक्शन आपका है सेक्शन 6 क्लॉज 3, सेक्शन 6 क्लॉज 3 अपीयरेंस के लिए है फॉर अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन या रिलेटिव। लेकिन जब कोर्ट की कार्रवाई चलेंगी तो किसी का एविडेंस लेना है, विटनेस को बुलाना है, तो उस विटनेस का एविडेंस लेने या विटनेस के अपीयरेंस के लिए, तो वहां पर उसको पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की। तो सेक्शन 6(3) के साथ सेक्शन 8(2) पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन, यही बारीकी बाई चांस देखिए हम लोग कर इसलिए रहे हैं कि बाई चांस दो चार सवाल तो बारीकी वाले आएंगे ही, बाई चांस वो भी आप सही कर ले हैं तो एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। तो जहां कंफ्यूजन इसके साथ है वही आपने पढ़ लिया। तो सेक्शन 6 क्लॉज 3 के साथ सेक्शन 8 क्लॉज 2। सेक्शन 8 में क्या है? समरी प्रोसीजर केस ऑफ इंक्वायरी, समरी प्रोसीजर केस ऑफ इंक्वायरी, तो ये आपका है। और सेक्शन 6(4) भी है कि जो भी एविडेंस लिया जाएगा, ऑल एविडेंस ऑफ सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड और द, सेक्शन 6। हाँ, अब लिखिए, अगर चाइल्ड और रिलेटिव अपीयरेंस को या सर्विस ऑफ नोटिस, देखा आपने मेंटेनेंस का एप्लीकेशन पड़ेगा तो सर्विस ऑफ नोटिस जाएगा, अगर सर्विस ऑफ नोटिस अवॉइड कर रहा है बच्चा या रिलेटिव, जो चिल्ड्रन है या जो रिलेटिव है, अगर वो नोटिस नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि विलफुली इंटेंशनली नोटिस नहीं ले रहे हैं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकता है ट्रिब्यूनल। एक्स पार्टी मतलब उनके एब्सेंस में भी ऑर्डर कर सकता है, जैसा कि आप देखेंगे मेंटेनेंस वगैरह में होता है सीआरपीसी में। अगर मेंटेनेंस का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है, तो एक्स पार्टी का मतलब इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी नहीं रहती है उसके एब्सेंस में ये भी आदेश पारित कर सकता है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है ट्रिब्यूनल, उसको पावर है अगर आप दूसरा पार्टी रिसीव नहीं कर रहा है।
ठीक। अब लिखिए एक नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो हियरिंग स्टार्ट करने से पहले कंसिलिएशन ऑफिसर जो होता है उस मैटर को कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भी भेज सकता है। कंसिलिएशन ऑफिसर एंड कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन 1 मंथ आफ्टर एमिकेबल सेटलमेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास गई तो इंक्वायरी करेगा, प्रोसीडिंग चलाएगा, विटनेस बुलाएगा, तमाम चीजें करेगा। वो प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले चाहे तो वह उस एप्लीकेशन को कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन मतलब जो चीजों को थोड़ा ठीक ठाक कंसिलिएट करेगा, उसके पास भेज देगा और उस कंसिलिएशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर, देखिए मेंटेनेंस का इशू इसलिए फास्ट काम होना है, उस कंसिलिएशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को पेश करनी होगी। तो हो सकता है कोई सेटलमेंट हो जाए तो उस ऑफिसर मतलब बच्चों में और माता पिता में, रिलेटिव्स में आपस में समझौता अगर हो जाए, सेटलमेंट हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, तो प्रोसीजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द हियरिंग the tribunal can send the application to a conciliation officer for amicable settlement। एक आपस में बच्चों में और माता पिता सेटलमेंट हो जाए, कंसिलिएशन ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देनी पड़ती है। अगर सेटलमेंट हो गया तो वही मामला खत्म, नहीं तो फिर प्रोसीडिंग चलनी हो चलेगी। क्लियर। अब आ जाइए सेक्शन 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल का गठन कैसे होगा, सेक्शन 7 में है। गठन कैसे होगा? द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के गठन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, और स्टेट गवर्नमेंट विद इन 6 months आफ्टर कमिंग ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट कब चालू हुआ, ये एक्ट कब एक्शन में आया? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यूपी में, मैंने पहले आपको सब क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक्ट यूपी में कब स्टार्ट हुआ, उसको विद इन 6 months गठित करना है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट। 24 फरवरी 2014, इतना लेट? 2007 का लिख लिया भाई, 24 फरवरी 2014। तो इसके 6 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल का गठन होना है। कहां पर? एक्ट बाय नोटिफिकेशन फॉर ईच सब डिवीजन, हर सब डिवीजन के लिए, हर सब डिवीजन के लिए एक आपको गठन करना होगा। प्रत्येक उपखंड, हर उपखंड में एक आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर सब डिवीजन में एक या मोर, वन और मोर ट्रिब्यूनल्स स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी विद इन 6 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो कि 24 फरवरी बताया आयुष ने, 24 फरवरी 2014 को हर सब डिवीजन में एक या एक से ज्यादा भी ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, सेक्शन 5 के एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए। और सब डिवीजन ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर shall not be below the rank of, सब डिविजनल ऑफिसर shall not be below the rank of a सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब एसडीएम, that sorry tribunal, the tribunal shall not be presided below the rank of an सब डिविजनल ऑफिसर। मतलब हर सब डिवीजन में कम से कम एक ट्रिब्यूनल होगा, और उस ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, अध्यक्षता का जो मेन अधिकारी होगा, वो एसडीएम से, एसडीएम सब डिविजन ऑफिसर से छोटे रैंक का नहीं होगा।
क्लियर है ये? फिर सेक्शन 8 में आपका समरी प्रोसीजर, तो कैसे कार्रवाई होगी? समरी प्रोसीजर के साथ। समरी प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 9 में, सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 में क्या है? ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होगा वो पर मंथ के साथ मंथली अलाउंस होगा, जैसा कि जो ऑर्डर होगा वो पर मंथ के हिसाब से होगा मेंटेनेंस का, और मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, जो कि 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम अलाउंस कितना है? शैल नॉट एक्सीड 10,000 पर मंथ। इस एक्ट में जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, बट शैल नॉट बी मोर देन 10,000। एक फिगर आपको याद रखना है, 10,000 ज्यादा नहीं होगा वो। और फिर आपका एक सवाल आ सकता है कि क्या जो अलाउंस हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो ऑर्डर हुआ है, क्या कहते हैं आपका मेंटेनेंस का, उसमें ऑल्टरेशन हो सकता है? तो यस। तो ऑल्टरेशन कब होता है? अगर आपने कोई चीज फ्रॉड से ले ली है या सरकमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, तो वहां पर उस ऑर्डर में, मेंटेनेंस के ऑर्डर में ऑल्टरेशन हो सकते हैं। ठीक। और एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर मेंटेनेंस। ऑर्डर का मेंटेनेंस का एनफोर्समेंट कैसा होगा? कैसे एनफोर्स किया जाएगा? जो ऑर्डर हुआ माने नहीं पालन हो रहा है, तो जैसा चैप्टर 9 सीआरपीसी में है, मतलब जो चैप्टर आपका है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन और क्या पेरेंट्स का, उनका जो मेंटेनेंस, जो उस चैप्टर में एनफोर्समेंट की जो प्रक्रिया दे रखी है, उसी प्रक्रिया से इसका एनफोर्समेंट होगा। बस इतना आपका इस एक्ट में है। और अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट में और किसी और एक्ट में भी मेंटेनेंस का हकदार है, तो किसी एक में ही वो मेंटेनेंस लेगा। ये आपका है। तो दिस इज द होल एक्ट। एक और चार लिख लीजिए। अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट। अगर अवार्ड हुआ है कि आपको इतना मेंटेनेंस देना है और कोई इसमें डिफॉल्ट कर रहा है, तो 6% इंटरेस्ट, सॉरी 5% इंटरेस्ट, जो कि ये ध्यान देने लायक है, सेक्शन 14 में लिख लीजिए। सेक्शन 14 ध्यान देने लायक है, क्वेश्चंस का फॉर्म लेता है ये। सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, इसमें यह है कि जैसा कि आपको देखेंगे सीआरपीसी में भी होता है, फ्रॉम डेट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब मेंटेनेंस अवार्ड माने ट्रिब्यूनल ने कर दिया कि आपको इतना पैसा देना है, वो पैसा कब से दिया जाएगा? वो आपका है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन व्यक्ति ने दिया। मानिए कि आज एप्लीकेशन दिया 4 नवंबर को और डिसाइड हो रहा है मान लीजिए कि मार्च में, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको देना है पैसा हर महीने। तो पुराना वाला क्या होगा? प्लस उसमें सिंपल इंटरेस्ट नॉट लेस देन 5%, बट नॉट मोर देन 18%, 18% ज्यादा नहीं होगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डर shall be made from the date, order may direct, shall be made direct from the date of application मतलब सेक्शन 5 में जो एप्लीकेशन की डेट है
उस दिन से मेंटेनेंस देने का आदेश कर सकता है ट्रिब्यूनल, और एरियर्स के लिए इंटरेस्ट का भी डायरेक्शन कर सकता है, बट नॉट लेस देन 5% एंड नॉट मोर देन 18%। ये आपको इसमें धारा सेक्शन क्या होता है 14, एक बार पढ़ लें तो और क्लियर हो जाएगा। फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एपेलेट, उस ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपेलेट बॉडी भी है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपीली न्यायालय। तो सेक्शन 15 में अपीली न्यायालय का प्रावधान है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, हर जिले में, जिसका कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। ठीक। अपील, अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल होती है, सिक्सटी डेज लिख लीजिए। अगर सीनियर सिटीजन या पेरेंट उस ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है, तो उसको 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज अपील करनी होगी पेरेंट या सीनियर सिटीजन को। ठीक। विद इन 60 डेज पेरेंट्स को अपील करनी होगी, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपीलेट जो बॉडी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो चाहे तो सफिशिएंट कॉज रहेगा तो एक्सपायरी ऑफ 60 डेज के बाद भी ले सकता है। बस इतना आपका है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल को 1 महीना, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील मिलने के विद इन 1 मंथ उसको निस्तारित करना आवश्यक होगा। बस ये आपका है। फिर आपका सेक्शन 25, सेक्शन 25, द ऑफेंसेस विल अंडर दिस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, एंड ऑफेंसेस शैल बी ट्राइड समरी, इनका समरी ट्रायल होगा बाय मजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। क्लियर है? इस एक्ट में जो ट्रायल ऑफेंसेस का ट्रायल होगा वो समरी ट्रायल होगा बाय अ मजिस्ट्रेट। ये आपका इस एक्ट में है। तो इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका? द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो आपका 2007 का है, और 29 दिसंबर 2007 को बन गया था। एनफोर्समेंट का पावर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जैसा कि 24 फरवरी 2014 से ये लागू हुआ है यूपी में। पहली चीज आपको इसमें डेफिनेशन देखना है किसका, बच्चों का, चिल्ड्रन, 2A। फिर मेंटेनेंस की डेफिनेशन, वेलफेयर की डेफिनेशन, रिलेटिव की डेफिनेशन, क्योंकि बच्चों और रिलेटिव्स के खिलाफ एप्लीकेशन पढ़नी है। किसके लिए? मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए। कौन कर सकता है? पेरेंट और सीनियर सिटीजन। तो पेरेंट की क्या डेफिनेशन है, सीनियर सिटीजन डेफिनेशन क्या है, बच्चों की क्या है, रिलेटिव की क्या है, वेलफेयर के मेंटेनेंस, ये आपको इतना सेक्शन देखना है डेफिनेशन क्लॉज में। सेक्शन 4 में है मेंटेनेंस की बात की गई है। एप्लीकेशन वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 में एप्लीकेशन आप देंगे, एप्लीकेशन देने का पावर किसको है, राइट किसको है? तो पेरेंट और द सीनियर सिटीजन, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम।
या फिर ट्रिब्यूनल सो मोटो स्वयं ले ले। जब सेक्शन 5 में मिल जाएगा एप्लीकेशन, तो नोटिस जाएगा, बच्चों को नोटिस देना जरूरी है। सर्विस ऑफ नोटिस देने के विदिन 90 डेज उसको निस्तारित करना होगा। इंटरिम ऑर्डर पास करने का राइट है। फिर जो ट्रिब्यूनल्स बनने का इसमें है, हर सब डिवीजन में ट्रिब्यूनल बनेगा, एक या एक से ज्यादा। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा हर जिले में एक, जिसका कि मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। और जुरिस्डिक्शन, कहाँ का जुरिस्डिक्शन होगा, किस क्षेत्र का, तो जहां पर सीनियर सीनियर पेरेंट्स रिसाइड करते हैं, लास्ट रिसाइड किए थे, या जहां पर बच्चे रहते हैं, रिसाइड करते हैं। अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस जब बच्चों का अटेंडेंस रिक्वायर करेगा ट्रिब्यूनल, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का पावर है, जैसा कि सीआरपीसी में होता है। तो सिक्योर अटेंडेंस, तो जेएम फर्स्ट का जो पावर है सीआरपीसी में वो। लेकिन सेक्शन 8(2) में जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसमें एविडेंस लेना है विटनेस वगैरह का ऑन ओथ, तो वहां पर उसको सिविल कोर्ट का पावर होगा। उसके बाद जब अपील दाखिल होगी, अपील दाखिल हो जानी चाहिए विदिन 60 डेज, और उसको फिर मेरे ख्याल से कितना, 1 महीने में निस्तारित करना होगा उस अपील को। ऑफेंस क्या है, कॉग्निबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। अपील का ट्रिब्यूनल कौन गठित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब डिविजनल ऑफिसर। एपेलेट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रैंक का होगा, हर जिले में एक। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें से मेरे ख्याल से आपको, जैसा कि उसमें है कि ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑल्टरेशन हो सकता है, एनफोर्समेंट ऐसे जैसा कि सीआरपीसी में है उसी प्रकार से एनफोर्स होगा ये। और जो मैंने लिखा है आपको डेट वाला, आपका किस तारीख से इंटरेस्ट वाला, आपका अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 14, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 5, और विद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट at the not less than 5% and not less than 18%। ये कुछ फिगर्स हैं। तो जितने फैक्ट फिगर्स कम से कम रखेंगे, क्योंकि ये 9 एक्ट भी सेक्शन करते करते आपका ऑन एवरेज 10 सेक्शन आपको पढ़ना है। तो जब कंसाइज, जब मैं आपको नोट्स दूंगा, 10 सेक्शन का नोट्स दूंगा मैं, 10 जो एक्ट आपके हैं वो एक साथ, तो हर उसमें कम से कम मानिए कि ऑन एवरेज 10 सेक्शन आपको याद होंगे, तो 10 गुणा 9 सेक्शन हो जाएंगे। जब एक साथ एक बुक फॉर्म में रखेंगे तो इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन, तो आपको खटाखट याद होने लगेगा। तो इसमें भी सीधे सीधे तो एक बेसिक पिक्चर दिमाग में बनी रहेगी, तो जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपने बना रहे होंगे, वो तुरंत तो चीजें आपको फिर याद होने लगेंगी। तो कुछ ही फिगर्स याद रखने हैं, कुछ ही सेक्शन याद रखने हैं। तो बेसिक बेसिक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट उस एक्ट का। तो इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन किस सेक्शन में जानी है, प्लस कौन डाल सकता है, किस बेसिकली है किसके लिए एक्ट ये, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। जब मुकदमा आप कहीं आएगा तो क्लियर कट कि भाई इनके लिए है, ये उस डेफिनेशन में आती है कि नहीं है, किसके अगेंस्ट हो सकता है, उस डेफिनेशन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट की क्या पावर, उसमें आ सकते नहीं आ सकते हैं, कितना ऑर्डर कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं। तो किसी भी एक्ट का ये सिस्टम है आपका करने का। तो ये एक्ट है। बाकी जब 9 एक्ट, मेरा 4 हो गए हैं, जब 9 एक्ट हो जाएंगे विद इन अगले 3-4 दिनों में, तो 9 एक्ट का मैं आपको बेसिक कंसाइज, हर एक्ट में 2 या 3 पेज का होगा। तो एक बार अपना रिवाइज करिए, एक बार हमारी रिवाइज करिए। वो कल हम लोग एक एक्ट करेंगे, और फिर आपका
जूरिस्प्रूडेंस का जो सोर्सेस वाला पोर्शन है वो फिनिश कर लेंगे, और करते करते विद इन 2 3 4 3 डेज आपका जूरिस्प्रूडेंस और ये सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे। तब हम लोग करंट अफेयर्स पर आएंगे, और 1 घंटा चलेगा आपका क्लास में करंट अफेयर्स, और 1 घंटा चलेगा जो आपके 7 एक्ट हैं। और बाकी जो मेरा नोट्स वाला जिम्मेदारी है, मतलब जो 9 एक्ट का है और तीनों एक्ट का लॉ का, वो डिटेल एक बार नोट्स आपको दे ले, फिर एक बार रिवाइज करें क्लास में, चाहे एक ही दिन भर बैठकर रिवाइज कर लेंगे 6 7 घंटे में सारा जितना है तीनों एक्ट और ये आपके 9 एक्ट। तो जो स्टूडेंट्स और ये 9 एक्ट जब खत्म हो जाएंगे तो क्लास का जो पैटर्न हो जाएगा दैट विल बी 1 आवर फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें करंट नेशनल अफेयर्स भी आएगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस 1 घंटा जो आपके ये बड़े वाले एक्ट जो 7 एक्ट आप जो कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे। अब जब नोट्स बन जाएगा, जब नोट्स आपको दे लेंगे, तब हम लोग रिवीजन की बात करेंगे, और एक दिन में मेरे ख्याल से सब सारा जितने 9 एक्ट वगैरह सब रिवाइज हो जाएंगे। तो कल जो आप सवेरे उठे तो इस एक्ट को एक बार सीधे लिखिए, सेक्शन 2A चिल्ड्रन डेफिनेशन, 2D जो भी आपका है, 2M जो भी आपका है, जो 4 5 लिखा है, सेक्शन 5 में ये, सेक्शन 4 में ये, अपेलेट 90 डेज, अपील मतलब ट्रिब्यूनल का 90 डेज, अपील का 60 डेज, बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, बस 9 10 आपके एक्ट्स हैं ये। सेक्शन 4 में अवार्ड की डेट, याद जो चीज याद होने वाली हो वह लिखिए बस, केवल जो समझना हो आप समझ चुके हैं। नोट्स में केवल वही बातें होनी चाहिए जो आपको याद करना है, ध्यान रखिए। लंबा नोट्स बनाने लगेगा तब तो फिर कंफ्यूजन, तो किताब में हर चीज है ही। कंसेप्चुअल बातें में नोट्स में नहीं लिखी जाती हैं, कंसेप्चुअल बातें तो केवल समझी जाती हैं, उसको समझने का प्रयास करिए, किताब को बार बार पढ़कर समझिए, लिखिए मत उसको, क्लास में पूछिए, लिखिए वही जो चीज आपको याद करनी होती है, जो भूलती है। समझने वाली बात भी लिखेंगे तो फिर तो दोनों दिक्कत हो जाएगा। समझने वाली बात को समझिए और लिखने वाली बात को, याद करने वाली बात को ही केवल नोट्स में कन्वर्ट करिए, तो लास्ट एक दिन में भी सारे एक्ट हो जाएंगे आपके ये। वैसे करिए, और मेरे ख्याल थोड़ा सा आप लोग अगर थोड़ा सा स्पीड तैयारी की बढ़ रही होगी, अभी भी आपके पास 22 25 दिन करीब है, सफिशिएंट टाइम अभी भी है, ध्यान रखिएगा। क्लास 8 बजे से थोड़ा आप लोग लेट आने लगे, थोड़ा दिक्कत हो गया। जिस दिन आपका 8 बजे क्लास नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आज 8:30 से होना है, अदरवाइज वो 8 बजे आपका क्लास फिक्स है। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। कोई और क्वेश्चंस अगर हुआ करें तो आप उसमें डाल दीजिए। कल एक बार जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर चलिए, गुड नाइट एवरीवन। ग्रुप में डाल देंगे, हाँ बिल्कुल डाल देंगे।